नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10। या इस वीडियो का इसे क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है, संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं और अगला पार्ट जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों संविधान के दर्शन का क्या आशय है, पहला पॉइंट। तो दोस्तों कुछ लोगों का यह कहना है कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है। किससे? कानूनों से बनता है। कानून अलग चीज है और नैतिक मूल्य और नैतिकता बिल्कुल अलग बात है। दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों लेकिन यह सच नहीं है। कुछ लोगों का यह कहना है दोस्तों कि कानून को सिर्फ कानूनी नज़रिए से देखना चाहिए, लेकिन ऐसा सच नहीं है। उनका कहना है कि कानून को सिर्फ कानूनी नज़रिए से देखना चाहिए, नैतिक नज़रिया से या राजनीतिक दर्शन से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, यह सच है। लेकिन बहुत ऐसे कानून हैं जिसके हमारे आदर्शों और मूल्यों से बहुत गहरा संबंध है। उनमें दोस्तों कानून समानता के विचार से जुड़ा है। सभी लोग समान है आपस में, या भाषा या धर्म के आधार पर मनाही कर सकता है कि कोई भी लोग कैसा भी कोई भी जाति के हों, कैसे भी हों, लंबे हो, नाटे हो या किसी भी धर्म के हों, तो उनको आपस में मिलकर रहना है समानता के हिसाब से। ठीक है, भेदभाव किसी के बीच नहीं किया जा सकता। तो ऐसा वह मनाही कर सकता है। हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं कि सभी लोग समान है आपस में। तो इसलिए कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है, ऐसा इस उदाहरण से पता चलता है। तो दोस्तों इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखा जाना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि क्या कर रही है, काम कर रही है। इसके प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया भी अपनाने की क्या है, जरूरत है। एक राजनीतिक नजरिया भी अपनाने की जरूरत है और नैतिक दृष्टि काम कर रही है, इस रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए। तो संविधान में राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमें क्या आशय है, हमारा क्या आशय है कि राजनीतिक दर्शन संविधान में इस नज़र से हम क्यों देखें। तो संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है जिसका व्याख्या हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक या लोकतंत्र के बारे में संभावित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके अर्थ के बारे में हमें सवाल करना चाहिए शासन तंत्र से। तो दोस्तों हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती हो। जो संविधान की बुनियादी अवधारणा और हमारी जो व्याख्या उस पर उससे मेल खाती हो। ठीक है, तो तीसरा भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। दोस्तों जब हमारा संविधान बन रहा था, जब उसका निर्माण हो रहा था, तो उस पर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हो रही थी, बहसें हो रही थी हर एक कानून को लेकर। तो उसके साथ हमें देखना चाहिए संविधान को। ठीक है, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सके कि आदर्श कहाँ तक सही है और क्यों ठीक है और क्यों गलत, तो आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट है जो इसके राजनीतिक दर्शन के नज़रिए से, इसीलिए हमें संविधान को देखना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है, संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का क्या है, साधन है। तो दुनिया भर का अनुभव हमें क्या बताता है कि अधिकांश राज यहाँ देश को बोला गया, आगे पढ़िएगा आप। तो दोस्तों अधिकांश राज्य यानी अधिकांश देश कुछ व्यक्ति या समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में क्या कर चुकी है, काम कर चुकी है। कुछ व्यक्ति या समूहों के हित में नुकसान पहुंचाने की काम कर चुकी है। इसीलिए संविधान हमें बुनियादी नियम प्रदान करता है और यह बुनियादी नियम से क्या होता है कि राज को निरंकुश बनने से रोकता है। यह बुनियादी नियम इसलिए हमें दिया गया है। तो दोस्तों संविधान नेहरू का कहना था, नेहरू का संविधान के बारे में यह कहना था, संविधान सभा के बारे में, कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है। ठीक है, जब संविधान बन रहा था दोस्तों, तो उस वक्त संविधान को किसने बनाया, एक सभा का गठन किया गया और उस सभा ने उस संविधान को बनाया। लेकिन नेहरू का कहना था कि यह आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है। इसमें बगैर बाहरी हस्तक्षेप के संविधान बनाना कैसे संभव हो सका। भारत की जो जनता थी, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने क्या किया, संविधान सभा का गठन किया और संविधान को बनाया और उन्हें ही बनाने का अधिकार है, ऐसा नेहरू ने कहा। तो दोस्तों नेहरू की यह दलील भी थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों या योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि क्या है, यह स्वयं में अपने राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है
जो अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, संविधान कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की क्या देता है, ताकत देता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें। यानी जब संविधान बन रहा था, जिस सभा का गठन किया गया था, उनको हम फिर से मुड़कर क्यों देखें। तो दोस्तों, जब संविधान बन रहा था, तो दोस्तों जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले तब हमें देखना चाहिए, जब खतरा मन रहा है संविधान पर तब हमें देखना चाहिए, और जब उपेक्षा हो संविधान की तब हमें मुड़कर उन बहसों को फिर से देखना चाहिए। ठीक है, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन व्यवहारों और बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए क्या करना चाहिए, संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। ठीक है, कि उस वक्त उन लोगों का क्या विचार था जब संविधान का गठन हो रहा था तब, तो ऐसे में हमें मुड़कर देखने के सिवा कोई चारा नहीं है, हमें मुड़कर देखना ही चाहिए और पीछे जाना चाहिए। औपनिवेश भारत में जाकर प्रचार करने की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अमेरिका में संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया, लेकिन उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा, क्योंकि उस 18वीं शताब्दी अमेरिका कैसा था और अब का अमेरिका बहुत ही डेवलप्ड हो गया। तो इसलिए, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत का संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी, जब संविधान भारत का बन रहा था, जब जो स्थिति उस वक्त थी वही स्थिति अब भी है। कोई बदलाव, ज़्यादा बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया इस स्थिति में। ठीक है, तो इसलिए हमारा संविधान आज भी इतिहास और अब भी हमारे वर्तमान का हिस्सा है। जो इतिहास में हमारा संविधान था वही आज भी वर्तमान का हिस्सा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। तो अगला पॉइंट है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। तो दोस्तों, हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय हो, कोई भी मुद्दा हो, हमारा संविधान का कहना सिर्फ इतना है कि एक ना एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है हमारा संविधान। चाहे समानता हो या स्वतंत्रता हो या लोकतंत्र हो, सभी पर हमारा संविधान का मूल मंत्र यही है कि वो एक राष्ट्रीय एकता को बनाए रखे। जैसे हमारे राष्ट्र में बहुत तरह के धर्म हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत जातियां हैं, तो कितनों भी कुछ भी विविधता रहे, लेकिन हमारा संविधान क्या कहता है कि राष्ट्र एक है और राष्ट्रीय एकता पर यह जोर देता है कि सभी लोग मिलकर रहें, सभी लोग एक साथ रहें, और यही संविधान की ताकत है। तो इन सब के साथ एक बुनियादी चीज़ ये भी है कि संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। यानी उनका दर्शन को शांतिपूर्वक अमल किया जाए और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अगला पॉइंट। तो दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में राधा मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काटछाट का विरोध किया था। यानी जब अंग्रेजों की सरकार थी तब क्या होता था कि अंग्रेज जो चाहते थे वही लिखो और नहीं तो सरकार तुम्हें दंड देगी। तो दोस्तों, उनको अखबार जब भी निकलता था तो बहुत ही काट छाट किया जाता था। जो मूल मुद्दे थे जो उनके खिलाफ लिखता था उनको हटा दिया जाता था, उस शब्दों को, तो उनको काट छाट किया जाता था उनके अखबारों को। तो ऐसे में राधा मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छाट का क्या किया था, विरोध किया था कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, हम जो भी बोले वो क्या होना चाहिए, उसको काट छाट नहीं होना चाहिए उसके। उनका कहना था कि जो राज व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे। ठीक है, तो दोस्तों इन बातों को संविधान में भी क्या जगह दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है आज। तो दोस्तों, इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई। यानी कोई भी आएगा और डायरेक्ट हमें गिरफ्तार करके चल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई। और व्यक्ति की स्वतंत्रताएं अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र बहुत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही है और आगे का हम पार्ट 2 में बात करेंगे और आगे हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसे यहाँ पर ही रोकते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
नीचे मिल जाएगा, तो जाकर ज़रूर देखने लगे हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।